हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न जो सिद्धांत हैं प्रोफेसर हार्वे लाइबेंस्टीन का। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न क्या होते हैं, या जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है। तो उसको दूर करने के लिए, उस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ अर्थव्यवस्था को कुछ न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न करने पड़ते हैं, न्यूनतम निवेश करना पड़ता है। अब ये निवेश कितना हो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो निवेश की मात्रा कितनी होनी चाहिए जो निवेश किया जा रहा है, जैसे कि उनका सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था में जो गरीबी का दुष्चक्र है उसको तोड़ने के लिए, पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए एक तरह से न्यूनतम निवेश होना चाहिए। अब वो न्यूनतम निवेश कितना हो, उस निवेश की मात्रा कितनी हो, और ये जो निवेश किया जा रहा है वो एक मुश्त किया जाए, सारा एक साथ किया जाए, या फिर उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में किया जा सकता है। तो देखिए उनका क्या मानना है कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश किया जा रहा है वो निवेश इतनी मात्रा में कम से कम होना चाहिए कि जो आय घटाने वाली शक्तियां हैं, शॉक्स, ठीक है, उनका सामना कर सके, और कुछ मात्रा में नया जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन, उसके लिए भी एक तरह से बचा रहे। तो उन्होंने बताया कि निवेश की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो निवेश की मात्रा इतनी होनी चाहिए कम से कम कि जो आय घटाने वाली शक्तियां हैं उनका सामना किया जा सके, और साथ ही साथ कुछ राशि जो है वो पूंजी निर्माण के लिए भी उपलब्ध हो। अब ये जो निवेश है वो एक मुश्त होना चाहिए या छोटे छोटे टुकड़ों में किया जा सकता है। तो उनका मानना है कि ये जो निवेश है वो एक मुश्त भी किया जा सकता है, टुकड़ों में भी किया जा सकता है। लेकिन प्रथम बार अगर टुकड़ों में निवेश किया जा रहा है तो प्रथम बार जो निवेश किया गया है उसका जो प्रभाव होता है वो समाप्त होते ही दूसरा निवेश कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो उसका जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाएगा। तो निवेश एक मुश्त भी किया जा सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों में भी किया जा सकता है। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में अगर निवेश किया जाता है तो प्रथम बार जो विनियोग किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है, उसका जो प्रभाव है, क्योंकि उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, आय के ऊपर। तो आय में जब तक वृद्धि हो रही है और वृद्धि होने की प्रक्रिया, आय में वृद्धि होने की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो तुरंत ही दूसरा निवेश कर देना चाहिए। अब इस स्थिति को हम इस डायग्राम से समझते हैं कि उनका क्या मानना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो विनियोग है, जो धनराशि की आवश्यकता होती हैं, अगर उस देश के पास में, अर्थव्यवस्था के पास में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं तो निवेश जो किया जा रहा है वो न्यूनतम इतना होना चाहिए कि जो प्रति व्यक्ति आय हैं वो बढ़कर कितनी हो जाए, ओ से लेकर एम तक हो जाए। ठीक है, अगर एक मुश्त अर्थव्यवस्था में निवेश किया जा रहा है तो कम से कम इतना निवेश होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है वो बढ़ के कितना हो जाए, ओ से लेकर एम, और ओ से लेकर एम तक अगर प्रति व्यक्ति आय का स्तर हो जाता है तो इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उनका साथ में ये भी कहना है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था के पास में एक मुश्त राशि अगर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो उसे दो अवस्थाओं में भी विनियोग कर सकता है, या दो से अधिक अवस्थाओं में भी कर सकता है। अगर प्रथम अवस्था में वो निवेश कर रहा है कि कम से कम वो जो निवेश करे उससे आय का जो स्तर है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, ओ से लेकर बी होना चाहिए। अगर वो अलग अलग टुकड़ों में निवेश करता है तो कम से कम निवेश इतना होना चाहिए कि आय में प्रारंभिक वृद्धि होकर कितनी हो जाए, ओ से लेकर बी। और जब प्रारंभिक निवेश से आय में ओ से लेकर बी तक की वृद्धि होती है तो धीरे धीरे ये मल्टीपल प्रोसेस चलती रहेगी और आय में वृद्धि का जो स्तर है वो पहुंच के कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस सी बिंदु पर कह सकते हैं, या इस वाले सी बिंदु पर पहुंच जाएगा। अब दूसरी बार जो निवेश किया जा रहा है वो इतना करना चाहिए कि उससे आय का जो स्तर है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वो बढ़ के सी से डी हो जाए, या सी से लेकर एम तक हो जाए।
तो अगर अलग अलग टुकड़ों में निवेश किया जा रहा है तब भी आय में वृद्धि कुल कितनी हो रही है, पहले ओ से लेकर बी हुई थी और फिर बढ़ के बाद में ओ से लेकर एम तक हो गई है। और एक मुश्त अगर निवेश किया जाता है तो भी आय में जो वृद्धि है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी होनी चाहिए, ओ से लेकर एम तक होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि जो निवेश टुकड़ों में किया जा रहा है, छोटा छोटा निवेश किया जा रहा है, तो उचित समय पर जब पहला जो निवेश किया जाता है उसकी समाप्ति पर उचित समय पर दूसरा निवेश करना लाभदायक होगा, प्रभावशाली होगा। अगर इस समयावधि का ध्यान नहीं रखा, उचित समय पर अगर निवेश नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाएगी। और यदि किसी देश के पास में संसाधनों की कमी है, उनके पास में उपलब्ध नहीं है, तो उनका मानना है कि विदेशी सहायता भी ली जा सकती है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता क्यों होती है। तो उन्होंने बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था को ये जो न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न करने पड़ते हैं, ये क्यों करने पड़ते हैं, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो उनका मानना है कि जब कोई अर्थव्यवस्था इन न्यूनतम आवश्यक परिवर्तनों को अपनाता है, इन प्रयत्नों को करता है, तो इसी स्थिति में उसको क्या होता है, जो बड़ा निवेश करने से, कम निवेश से जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, बाह्य मितव्ययताएं होती हैं, वो प्राप्त नहीं होगी। अगर न्यूनतम जो आवश्यक प्रयत्न है, न्यूनतम निवेश की मात्रा है, उससे अगर कम निवेश किया जाएगा तो बड़े पैमाने की जो बचतें हैं, जिसमें लागत कम आती हैं, वो बचतें मितव्ययताएं प्राप्त नहीं होगी। उन बाह्य मितव्ययताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवेश जो है वो करना चाहिए, इसलिए उसकी आवश्यकता होती है। फिर दूसरा है कि न्यूनतम आवश्यक परिवर्तनों की आवश्यक किस कारण से है, संस्थागत रुकावटों के कारण ही है, क्योंकि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज या जो आस्था हैं वो प्रचलित होती हैं। और ये जो आस्थाएं हैं, ये जो रीति रिवाज, ये जो मान्यताएं हैं, इनको तोड़ने के लिए एक न्यूनतम मात्रा में निवेश करना आवश्यक होता है। यदि उससे कम मात्रा में निवेश किया जाएगा तो इन मान्यताओं को, इन रीति रिवाजों को नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर आय घटाने वाले घटकों की पूर्ति। अब देखिए उनका क्या मानना है कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है, तो जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो विकास के साथ साथ में जो विकास के लिए जो आय घटाने वाले तत्व हैं उनका भी उद्भव होता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था कोई विकास करती है तो विकास के साथ साथ में आय बढ़ाने वाले जो घटक है, उनके साथ साथ में आय घटाने वाले जो घटक होते हैं, तत्व हैं, उनका भी उदय होता है। और ऐसी स्थिति में ये जो घटक हैं, ठीक है, जो आय घटाने वाले घटक हैं, इनसे आय में जो कमी हुई है उनकी पूर्ति करने के लिए भी क्या करना चाहिए, एक न्यूनतम निवेश जो है वो करना आवश्यक होता है। और फिर किसी अर्थव्यवस्था में जो संतुलित विकास है, तो संतुलित विकास का स्तर प्राप्त करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, न्यूनतम आवश्यक निवेश करना पड़ता है। और फिर पूंजी उत्पाद अनुपात है, उसमें कमी लाने के लिए भी जो न्यूनतम आवश्यक निवेश है वो करना चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास की जो हम बात कर रहे हैं वो सफल हो सकता है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि विकास के अभिकर्ता कौन कौन होते हैं, एजेंट ऑफ ग्रोथ। उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो विकास की क्रियाएं हैं वो किनके द्वारा संचालित की जाती हैं, जो विकास के एजेंट हैं, अभिकर्ता। अब उनकी नज़र में विकास के जो अभिकर्ता हैं, एजेंट है, वो कौन कौन हैं, वो उद्यमी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, निवेशक हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, या फिर सेविंग करने वाले बचतकर्ता हो सकते हैं, या फिर जो इनोवेशन करने वाले जो नव प्रवर्तक होते हैं। ये सारे एक तरह से क्या होते हैं, आर्थिक विकास के अभिकर्ता होते हैं, एजेंट होते हैं, और यही क्या करते हैं, विकास क्रियाओं को संचालित करते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत में जो आर्थिक विकास के लिए या आर्थिक विकास का जो स्तर है उसका विस्तार करने के लिए या उनका संकुचन के लिए जो प्रेरणा मिलती हैं, तो उन प्रेरणाओं को, इंसेंटिव्स को भी अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि दो प्रकार की ये प्रेरणाएं हो सकती हैं, एक तो जीरो सम इंसेंटिव है, शून्य राशि प्रेरणाएं, और दूसरी होती हैं पॉजिटिव सम इंसेंटिव, धनात्मक राशि प्रेरणाएं।
तो उनका कहना है कि जो शून्य राशि प्रेरणाएं होती हैं उससे राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। केवल ये एक तरह से क्या है, वितरणात्मक प्रभाव, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट को बताता है। ठीक है, वितरणात्मक प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि जो निवेश की जो राशि है उससे आय में जो वृद्धि हो रही है वो एक तरह से क्या होता है, ऐसे साहसी जो भाग्यशाली हैं उनके पास में हस्तांतरित होता है, और जो भाग्यहीन साहसियों से भाग्यशील साहसियों की ओर आय का हस्तांतरण होता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इससे केवल वितरण जो होता है वो प्रभावित होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन दूसरा वो है धनात्मक राशि प्रेरणाएं, पॉजिटिव सम इंसेंटिव। उन्होंने क्या बताया कि ये जो धनात्मक राशि प्रेरणाएं होती हैं इसी से क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है एक तरह से। ठीक है, उत्पादन या राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है वो किससे होती है, धनात्मक राशि प्रेरणाओं से। एक व्यवसाय में व्यवसायी जोखिम उठाता है, व्यापारिक जोखिम भी हो सकती हैं और उत्पादन संबंधी जोखिम भी हो सकती हैं, लेकिन जो अल्प विकसित देश है वहाँ पर मुख्य रूप से जो व्यापारिक जोखिम है वो पाई जाती हैं। और उनका मानना था कि जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर शून्य राशि प्रेरणाएं जो हैं, ठीक है, उसकी तुलना में वो कम होनी चाहिए, कहने का मतलब, और जो धनात्मक राशि प्रेरणाएं वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय में जो वृद्धि होती है वो किससे होती हैं, धनात्मक राशि प्रेरणाओं से होती है, न कि शून्य राशि प्रेरणाओं से। अब उन्होंने बताया कि जब धनात्मक राशि प्रेरणाएं जो अल्प विकसित देश में उद्यमी अपनाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो जनसंख्या वृद्धि दर हैं वो कम होती हैं, श्रमिकों की जो कार्यकुशलता है, एफिशिएंसी है वो बढ़ती हैं, अर्थव्यवस्था में विशिष्टीकरण बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में जो कंजप्शन लेवल है, उपभोग का जो स्तर है वो बढ़ता है, और साथ ही साथ जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास ज़्यादा होता है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती हैं, और जो विकास अभिकर्ता होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनका विकास होता है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में बचत और पूंजी निर्माण होता है। तो ये सारे परिणाम होते हैं धनात्मक राशि प्रेरणाओं के। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत में जनसंख्या और विकास की बात की है, तो उन्होंने बताया कि एक जो नवजात शिशु होता है वो 3 प्रकार की उपयोगिता दे सकता है। फर्स्ट उपयोगिता क्या है, उपभोग वस्तु, कंजप्शन गुड्स। इसका मतलब है कि जो नवजात शिशु हैं वो माँ बाप को प्यार करने का मौका देता है, इनको एक तरह से खिलाने का सुख देता है। दूसरा है उत्पादक अभिकर्ता, ये एक तरह से क्या करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो कमाने लग जाता है तो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने परिवार का वो भरण पोषण भी करता है, और सुरक्षा स्रोत कि जो बूढ़ापा है तो उस बुढ़ापे में वो सहारा भी बनता है। तो ये उन्होंने बताया था। और आर्थिक विकास बढ़ने के साथ साथ में जो जन्म दर है उसमें एक तरह से क्या होती है, कमी आती है, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ में एक बिंदु ऐसा आएगा जिसके बाद में जो जन्म दर होती हैं, जो बर्थ रेट है, उसमें कमी आती है। फिर निवेश के गुणों की अगर बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार के निवेश की बात करते थे, पूंजी प्रधान जो तकनीक होती है, पूंजी प्रधान निवेश को वो बढ़ावा देते थे, और उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो प्रारंभिक निवेश किया जा रहा है वो कहाँ पे करना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में करना चाहिए। प्रारंभिक निवेश कहाँ पे होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में, और जो निवेश किया जा रहा है उससे भौतिक संपत्तियों का तो विकास हो, लेकिन साथ साथ में जो मानवीय गुण होते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनका भी एक तरह से क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और फिर पूंजी उत्पाद अनुपात के बारे में उनका मानना था कि जब किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न किए जाते हैं, तो जब वो न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न निवेश अगर सफल हो जाता है तो इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास होता है, और इससे क्या होगा, इसका जो प्रभाव पड़ेगा, अंतिम प्रभाव क्या होगा, इससे पूंजी उत्पादन अनुपात है उसमें कमी आएगी। ठीक है, पूंजी उत्पादन अनुपात का मतलब यहाँ पे क्या है कि आय में वृद्धि का उत्पादन में वृद्धि से क्या अनुपात है। और उन्होंने बताया कि जब अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी आती है तो इसका क्या प्रभाव होता है, इससे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ता है, अर्थव्यवस्था की जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में मशीनों का जो प्रयोग है उसमें वृद्धि होती है, साथ ही साथ जो ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रशिक्षण सुविधाएं, उनमें वृद्धि होती हैं,
भारी मशीनों की जो आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र उस ओर हस्तांतरित होती है। उनकी जो काम जो करते रोजगार की जो हम बात कर रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्रों से श्रमिकों का जो हस्तांतरण है वो कहाँ पे होता है, जनसंख्या का हस्तांतरण तृतीय क्षेत्र की, मतलब राष्ट्रीय आय में जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो ये हमने जो सिद्धांत था लाइबेंस्टीन का उसको हमने बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस किया था। धन्यवाद।